हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल मुद्दे पे जो कि हर पार्टी जब इस समय लोग जो हमारे समय चुनाव चल रहा है, सभी लोग अलग अलग पार्टियाँ अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही हैं और भेज रही हैं। फिर ये जो मैनिफेस्टो तैयार कर रही हैं उसके माध्यम से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। तो पहले बात तो ये एकदम बिल्कुल समझने वाली बात है, कोई भी पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी हो या चाहे विपक्ष की पार्टी हो, अब इस बात पे तनिक भी वोट, इस बात पर भरोसा करके वोट मत करिए कि वो मैनिफेस्टो में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो आपको इतना बहुत ज़्यादा रोजगार दे देंगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी। ये सब जो बड़े बड़े वादे ढकोसले हैं, बस इसलिए जुमले दिए जाते हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। तो और ये जान लीजिए, जो पार्टी जितना बड़ा ही वादा करती है वो तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, यदि आपको किसी को भी वोट देना है तो अपने व्यक्तिगत हिसाब से किसी अन्य डेवलपमेंट के मुद्दे या कुछ उसके अच्छे कुछ विचार हो किसी पार्टी के, तो उसके आधार पे आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन उनके जो जुमले हैं, वादे हैं कि ये हम करेंगे, जैसे आप हाल ही में चाहे कोई हो, बीजेपी ने किया कहा तो क्या पूरा किया? इसके पहले कांग्रेस रही गवर्नमेंट ने क्या पूरा किया? अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो कहा कि हम आएंगे तो तुरंत यूँ झटके में गरीबी मिटा देंगे, या हम आएंगे तो लाखों हर ग्रेजुएट, अरे लाखों मतलब 1-1 लाख की नौकरी देंगे, तो कहाँ से देंगे ये बताइए? ग्रेजुएट तो बहुत भरे पड़े हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मुंबई कमाते हैं और फार्म यहाँ भर दिए हैं, ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, जो कोई अंदर स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं, उसको भी वो 1 लाख रुपये की नौकरी देंगे। वो 10,000 अपने स्किल से कमा ले, वो बड़ी बात है, 1 लाख की तो बात ही बहुत दूर की है। अब बात रही वहीं पे किसी पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? जो कहा ना, क्या इसके पहले कांग्रेस नहीं रही है? बिल्कुल रही है। वोट आप किसी को दीजिए, लेकिन जो बात लोग कह रहे हैं, जैसे अभी बात चली ईडी या सीबीआई, अलग अलग जो नेता हैं उनके ऊपर छापा मार रही है। ये हमें बहुत समझने की बात है कि जब ईडी और सीबीआई अब बात कर रही है, छापा मार रही है, तो उससे आम पब्लिक को, जो हम लोग गुमराह किया जाए पब्लिक को, तो इसे किसी आम पब्लिक जनता जनार्दन को उससे क्या तकलीफ है? ना हमारे पास ब्लैक मनी है, ना हमारे पास। अब ये भी सच है कि जब ईडी सीबीआई छापा मार रही है तो ऐसा नहीं कुछ मिल नहीं रहा है। वो जो करोड़ों, कई 100 करोड़ जो बिस्तर लगे, बोरिंग भरे रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्या बता रहा है? तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ईडी सीबीआई जा रही है। ईडी सीबीआई जा रही है तो उससे किसी नॉर्मल पब्लिक, हमारे पैसा है नहीं ब्लैक मनी का, हमारे ले जाएगी ना, उससे हमें कोई तकलीफ है। हमें खुद के दम पे कमाना है, खुद खाना है। ये जानिए कि कोई भी पार्टी आपको कुछ नहीं दे सकती अगर। और जो रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रही है हर पार्टी, भाई बीजेपी 5 किलो अनाज बांट रही है, तो कांग्रेस ने कहा कि यदि हम रूलिंग में आते हैं, गठबंधन पार्टी कर रही है, 10 किलो अनाज बांटेंगे। ये सोचने के पीछे जो 10 किलो लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, उससे बड़ा समस्या क्या है, किससे हो सकता है? पहली बात कि लोग जो मेहनत करके खाने वाले लोग थे उनको अपंग बना रही है सरकार। अब विपक्ष भी कह रही आएगी तो हम 10 किलो बांटेंगे। और दूसरी बात कि सबसे बड़ा जो घाटा होता पता नहीं चलता, वो किसानों का होता है, क्योंकि किसान में खेती में जब कोई श्रमिक नहीं मिलता, सस्ता श्रम नहीं होता, तो खेती करने कोई मतलब नहीं होता। और जहाँ पे कहा जाता है कुछ धान में जब खेती होती है तो कुछ धान का अंश देकर मजदूरों को खेती कराई जाती है, कुछ अपने रखा जाता है। तो लेकिन वहीं पे जब 5-5 किलो 10-10 किलो गवर्नमेंट चना दे दे रही है, तेल भी दे रही है, और वो एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति, मतलब आज कमाया कल का फिर चिंता नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनको जब खाने को मिल जा रहा है तो ज़िंदगी में और कुछ सोचना, उनके जीवन को कुछ उद्देश्य होता नहीं है। क्योंकि एजुकेशन नाम की हमारे देश में चीज़ है नहीं। एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया है कि जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति या कोई भी, वो ज़्यादा सोच नहीं सकता। उसके लिए बस खाली सोना, जिंदगी, डेली पेट भरना ही उसका जीवन का उद्देश्य है। यदि उसको खाना भी खाने को मिल जाएगा, अनाज फ्री का मिल जाएगा, तो फिर काम करने क्यों जाएगा? पहले मजदूर जो थे खेतों में काम करते थे, तो किसानों के माध्यम से उन्हें भी रोजगार गाँव में मिला करता था। लेकिन आज क्या है कि जहाँ 200 काम है, वो मजदूर वहाँ 500 मांगते हैं खेती में। और खेती में सभी को पता कितना फ़ायदा होता नहीं, जबकि जहाँ 300 काम है वहाँ 500 रुपया दे करवाना पड़ेगा, तो आदमी धीरे धीरे खेती में बंद कर देगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो किसानों को है। तो ये रेवड़ी बांटने का कार्य कोई पार्टी बंद नहीं करने वाली है, अपने अपने वोटों की राजनीति करती रहेगी। यदि आपको वोट किसी देना है तो अपने व्यक्तिगत कोई मुद्दा हो, कोई विचार समझ में आ रहा हो, तो डेवलपमेंट की बात कर रहा कोई, तो थोड़ा दे दीजिए। लेकिन ये भरोसा मत करिए कि जो कह रहे हैं वादा में वो पूरा करेंगे। जो जितना बड़ा वादा कर रहा है वो जानिए उतना बड़ा झूठा है, और वो कभी नहीं पूरा होगा। अरे लाख लाख रुपए की जो नौकरी देने बात करें राहुल गांधी, ये सबसे बड़ी बेतुकी एकदम कुतर्क बात है। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। यहाँ पे लोग अभी ये सफाई कर्मी की भर्ती निकलती है तो बीएड एमएड किए हुए लोग फार्म भरते हैं, फॉर्म भर के चले जाते हैं, मतलब सफाई कर्मी के लिए अप्लाई कर देते हैं, चपरासी के लिए।
और वो हर एक ग्रेजुएट को लाख लाख रुपए की नौकरी देने की वादा कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। और ईडी सीबीआई की बात मैंने 2009 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, जब एक पत्रकार ने पूछा कि इसके यूज एंड मिसयूज पे क्या बोला, तो उन्होंने कह रहे हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है तो उस समय ये सिस्टमेटिक इशू है। ईडी सीबीआई का जो भी हमारा तंत्र होता है, पूरा ब्यूरोक्रेट्स का पूरा सिस्टम जो हमारा होता है, उसका उपयोग करती है। जो भी मतलब रूलिंग पार्टी उसका उपयोग करना ये मतलब स्वभावता है, स्वाभाविक है और करेगी ही। तो वही आज बीजेपी मतलब कहने वही काम बीजेपी कर रही है, तो रास्ता तो कांग्रेस का ही दिखाया हुआ है। और जब बात करते हैं कि ईमानदारी बेईमानी की ये बीजेपी तानाशाही हो गई है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट में आएगी, कोई बहुत दूध धुला नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी लोग कहते हैं बड़े ईमानदार बड़े अच्छे नेता थे, उनके जैसे मोदी जी नहीं। तो हमें ये भी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने ईमानदार थे तो क्या ज़रूरत थी उनकी एक सीट से उनकी सरकार गिरा, बार बार उनको सरकार गिराने की, उनके पीछे लगने की। अरे आप लोग उनको मिलकर साथ सरकार चलने दिया होता, उनको रहने दिया होता प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे 1-2 सीट खरीद नहीं ली थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने वो लाइन कही थी कि यदि मुझे खरीद फरोख्त करके सरकार चलानी पड़ी तो ऐसे सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने जाते जाते एक बात भी कहा था कि आज भले मैं इन नीतियों को अपने आदर्शों मान रहा हूँ, मैं खरीद फरोख्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाली सरकार यही पार्टी हो सकता है कि आज कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब होगी और जो रास्ता कांग्रेस ने दिखाया है उस पर आज वही हाल है। रास्ता कांग्रेस ने दिखाया है तो उस पर बहुत भड़कने तड़कने क्या हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी इतने ईमानदार थे तो क्यों नहीं चलने दिया। सभी लोग कहते हैं बहुत अच्छे नेता थे, वैसे मोदी जी नहीं है, लेकिन मोदी जी ये चीज़ समझ गए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी इतने अच्छे थे, इतने आदर्शवादी, इतने त्यागी, लोग उनको नहीं स्वीकार किए, उनको नहीं रहने दिया। तो जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे आदर्शवाद की बात बस इसलिए की जाती है कि ताकि की नैतिकता बनी रहे। बाकी रियलिटी ये है कि चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स हो, वहाँ पे आदर्शवाद की बात करना ही मुकता है, क्योंकि राजनीति जो हमेशा यथार्थवाद से ही धरातल पर चलती है। उसका वहाँ पे आदर्शवाद का कोई महत्व नहीं, कोई मूल नहीं। आदर्शवाद खाली एक सामान्य एक ढांचा है दिखावा के लिए, जिसको बस ऊपर थोड़ा सा मेंटेन किया रहता है। बाकी सारा सिस्टम रियलिज्म से चलता है, न कि आदर्शवाद। आदर्श तत्व की बातें बस खाली करने के लिए होती हैं। व्यवहारात्मक में रियलिज्म ही लागू होता है, मतलब यथार्थवाद ही चलता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है। और कोई अब पॉलिटिकल जब चेंज की बात करते हैं हम, जब भी एक लोकतांत्रिक जब चुनाव होता है, हम सोचते हैं कि एक पॉलिटिकल चेंज होगा, कोई मतलब ये पॉलिटिकल चेंज कोई एक नया राजनीतिक में कोई बदलाव तभी आ सकता है जब लोग कोई देखिए हर आदमी किसी न किसी से ग्रस्त, कोई धर्म से ग्रसित है, तो कोई जाति से, कोई तुष्टिकरण की राजनीति से ग्रसित है, तो कोई भाषा से ग्रसित है, भाषावाद से ग्रसित है, कोई क्षेत्रवाद से ग्रसित है। तो जब आप इन सारों चीज़ों का, सिर्फ धर्म नहीं, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति, इन सारों चीज़ों को छोड़कर एक विचारधारा या डेवलपमेंट के कुछ अलग मुद्दे, रोजगार और डेवलपमेंट को सोचकर या व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में सोचकर कि उनका कार्य करने का तरीका क्या है, इन सब को आधार बनाएंगे। या उनका देश को लेकर क्या उनका सोचना है, और हमारी इकोनॉमी को लेकर क्या सोचना है, और डिफेंस के लिए क्या सोचना है। डिफेंस के लिए जो कोई पार्टी आएगी, चाहे रूलिंग में है, वो क्या कर रही है, जो हमें विपक्ष की पार्टी वो अगर रूलिंग में आती है तो वो क्या करेगी। इन मुद्दों को आप सबको वोट देते हैं तो एक राजनीतिक बदलाव आ सकता है। जैसे अभी आप फिलहाल में देख सकते हैं कि कई जगह पे जो कई लोगों ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, निर्दलीय चुनाव लड़ने, जिससे कि लोग कहते हैं कि सत्ता की समस्या, सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि विपक्ष भी परेशान है निर्दलीय नेताओं से जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो यदि लोकतांत्रिक होती तो यहाँ नहीं, यहाँ तक कि विपक्ष भी दबाव बना रही निर्दलीय नेता बैठ जाए। यदि इतना ही लोकतंत्र को पसंद करती है विपक्ष पार्टियाँ कोई भी, विपक्ष मतलब ऐसा नहीं कि किसी में पार्टी कह रहा हूँ या कांग्रेस को सपा को, हर वो पार्टी जब सत्ता से बाहर हो जाती है तो वो सत्ता में आने के लिए अनेकों हथकंडे अपनाती है और ऐसे ऐसे वादे करती है, ऐसे जुमले करती है जिसका धरातल पर वो सरकार में आने पर कोई महत्व नहीं रहता, ना ही वो अपने वादे पर खरी उतरती है। बीजेपी जितने वादा करती है उतना पूरा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचने के विषय है। जब हम कोई लोग कहते हैं, बहुत लोग जाति नहीं है, धर्म नहीं, तो फिर कहते हैं वोट देने जाते तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, भले काम नहीं किया नेता जी, लेकिन हमारे क्षेत्र के नेता है। अरे क्षेत्र से क्या मतलब होता है। यदि वो विधायक बने या सांसद बने हैं तो यदि जो क्षेत्र का कार्य रोड नहीं बनवा रहे हैं, आपके यहाँ की मेडिकल सुविधाएँ सही नहीं करवा रहे हैं, तो किस प्रकार के नेता, किस बात के नेता भाई। जब आप व्यक्तिगत उनके कार्यों को देख कर आप वोट करने लगेंगे, उनकी पार्टी के झंडा पार्टी से बिल्कुल हट कर
तो ही एक राजनीतिक बदलाव आ सकता है, एक नए राजनीतिक युग का शुरुआत हो सकता है। और ये स्वयं आप कर सकते हैं अपने एक वोट के माध्यम से। हर साल 5 साल पे एक हर आदमी को सरकार बनने का मौका मिलता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सही से इसका उपयोग नहीं करता। कुछ लोग दारू में बिक जाते हैं, मुर्गा मिल जाते हैं, पार्टी में बिक जाते हैं, कुछ पैसों में बिक जाते हैं, कुछ उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यदि एक बदलाव चाहते हैं कोई भी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम किसी को जब वोट दें तो मुद्दे क्या होने चाहिए, किन आधारों पर दें, और जो सोचने का आधार होना चाहिए वोट का, वो मुद्दा बड़ा होना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं। अब बात रही है महंगाई, ठीक है, महंगाई कोई भी सरकार आए, अब खास जगह रोजगार की, कोई भी सरकार आए रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती। अब लिख के ले लीजिए। ऐसा नहीं कि इसके पहले कांग्रेस नहीं थे, कोई भी नहीं थे। थोड़ा मोड़ा ये है कि मतलब कोई कुछ कम कोई बेसी ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन कोई रोजगार की 100% हम तो 90% कोई गारंटी नहीं दे सकता। और वहीं पे यदि हम प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, चाहे नेशनल राष्ट्रीयकरण की है चाहे निजीकरण की, तो यह नियम है कि जब राष्ट्रीयकरण अधिक बढ़ जाता है तो फिर वह बाजार व्यवस्था हमारी जो हमारा देश होता है वो निजीकरण होता है तो राष्ट्रीयकरण बढ़ता है, यदि राष्ट्रीयकरण हो जाता है फिर निजीकरण बढ़ता है। अच्छा यह होगा कि 50% निजीकरण हो या 60% राष्ट्रीयकरण हो और 40% निजीकरण हो, दोनों को होना जरूरी है। क्योंकि निजीकरण होने का ऐसा नहीं कि निजीकरण कोई बीजेपी कर रही है। जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये सपना जो था निजीकरण का उद्देश्य उनका उन्हीं का सोचा हुआ है, उसी बीजेपी कार्य कर रही है। और उसी बीजेपी कार्य कर रही है तो फिर कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। ये आपको सोचना है, समझना चाहिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद निजीकरण को लागू करना चाहते थे, आज बीजेपी वही कर रही थी, तो विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि वो स्वयं नहीं कर पाई। जैसे आप सीए पे नासिब कहा जाता है कि एक बार बहुत पहले शायद राजीव गांधी के समय में वो लागू करना चाहते, बीजेपी विरोध कर रही थी क्योंकि उसको बीजेपी खुद लागू करना चाह रही थी। तो यह हर पार्टी जो होती है ना, जब सत्ता से बाहर होती है तो ऐसे ही तड़फड़ाती है। तो जो हमारे चुनने का आधार होना चाहिए किसी नेता को, वो बहुत ही अलग तार्किक होना चाहिए, तभी आप एक हम राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो इसको जरूर आगे आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।